Khan to chemistry class 12th by Gaurav sir, and today we are going to learn about the chapter in chemistry that is known as chemical kinetics. बहुत important chapter है, numerically point of view से भी देखा जाए और अगर हम बात करें theoretical conceptual point of view से या फिर competition point of view से तो वहां पर भी इसे क्वेश्चन जरूर आते हैं. Next. तो केमिकल तो आपको मालूम ही है कि किसी भी केमिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं और जब हम बात करते हैं काइनेटिक्स की तो हम बात करते हैं किसी भी चीज की स्पीड के बारे में, उसके मोशन के बारे में. आपने फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा तो स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, मोशन के बारे में बात कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है कि इस चैप्टर के अंदर हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड और उससे रिलेटेड जो स्टडीज हम करेंगे वो इस चैप्टर में हम करने वाले हैं. और वो ब्रांच जिसके अंदर हम किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को पढ़ते हैं उसे केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं. तो लिखिएगा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ the branch of chemistry which hello Palak, Priyansh and Pagaro, which deals with the study of kinetics और रेट का मतलब यहां पर ये नहीं है कि आपसे वो पैसे पूछ रहा है. रेट का मतलब कितने समय में कितनी रिएक्शन हो रही है. काइनेटिक्स और रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन is called chemical kinetics. उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम केमिकल काइनेटिक्स बोलेंगे. अब केमिकल काइनेटिक्स के बेसिस पर केमिकल रिएक्शंस को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. बड़ा सिंपल सा टर्म पढ़ाऊंगा आज. इंट्रोडक्शन है चैप्टर का तो कुछ ज्यादा मुश्किल बातें नहीं करेंगे, बहुत सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट तक हम रहेंगे. तो हमारे पास क्या होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखेगा. अब अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि हमारे पास सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है बच्चों, नंबर 1 रिएक्शन आती है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. एकदम फटाफट होने वाली रिएक्शन. इंस्टेंटेनियस जैसे मैगी होती है ना, फटाफट. इंस्टेंटेनियस वो भी बहुत धीरे होती है, ये तो उससे भी ज्यादा होती है. इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, ये इतनी ज्यादा रिएक्शन तेज होती है पलक बेटा, ये इतनी तेज होती है कि पलक झपकते ही रिएक्शन खत्म हो जाती है. पलक झपकने से पहले ही खत्म हो जाती है. बात समझ में आ रही है पलक सिंह? तो लिखिएगा, द केमिकल रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड द मूवमेंट रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर. रिएक्टेंट मिले और रिएक्शन कंप्लीट. द रिएक्शन विच आर completed the movement reactant mixed together. जनरली ये रिएक्शन कौन सी होंगी बच्चों? These reactions involve क्या? आयनिक कंपाउंड्स. अरे जवाब भी दे दो, क्या बात. जैसे कि NaCl + H2 gives NaOH + HCl, NaOH + HCl NaCl + H2 वगैरह वगैरह वाली रिएक्शन होती थी, यानी कि जिनमें आयनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी रिएक्शन बहुत तेज हो जाती है. अब तेज हो जाती है तो क्या करने सर? इसमें प्रॉब्लम ये है कि भैया इन रिएक्शंस को हम जब पढ़ते हैं, है ना सक्षम, इन रिएक्शंस को जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ ही नहीं पाते, इतनी तेज हो जाती है कि हम इनके बारे में बात ही नहीं कर पाते हैं. तो लिखेगा, दीज रिएक्शंस आर एक्सट्रीमली फास्ट. These reactions are extremely fast that they are not possible to study. For their रेट, यानी कि ठीक है, तो ये हमारे काम की नहीं. फिर आती है हमारे पास नंबर 2 रिएक्शंस कौन सी होती हैं? और जो नंबर 2 रिएक्शंस होती हैं एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन. नाम ही एक्सट्रीमली स्लो है उनका. एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन. ये कुछ तुम्हारे दिमाग जैसी है जब वो पढ़ाई कर रहा होता है. इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी तुम्हारे दिमाग जैसी होती है जब पबजी खेलते थे या फेसबुक चलाते हो या व्हाट्सएप चलाते हो, है ना. तो एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन कौन सी होती है? दीज रिएक्शंस आर वेरी स्लो एंड मे टेक. दीज रिएक्शंस आर वेरी स्लो. ये लिखना है, एग्जाम में आता है. आर वेरी स्लो
and may take minutes, hours, or in some cases days, दिनों के दिन लग जाते हैं, जैसे कि फर्मेंटेशन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में होता है, या ज्यादा ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शन जिनमें हम कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे हैं माइंडेड, या एंजाइम्स यूज नहीं कर रहे हैं, जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शंस लाइक फर्मेंटेशन स्लो होती है, इतनी स्लो होती है कि इन्हें पढ़ने का मन नहीं करता, तो हम क्या लिखेंगे? दे आर सो स्लो दैट देयर रेट कैन नॉट बी स्टडी। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई ये सब तेज वाली पढ़ नहीं सकते, कम वाली पढ़ना नहीं चाह रहे, करना क्या चाह रहे हो जिंदगी में, ये बता दो। तो भैया फिर हम एक बीच का रास्ता लेते हैं, है ना। जैसे पहले मैं दिख रहा था, वर्ड्स नहीं दिख रहे थे, फिर वर्ड्स दिखने लगे, आपको बोर्ड दिखने का, तो मैं नहीं दिख रहा। आती है हमारे काम की रिएक्शन, देखो मतलब जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है उसको हम बोलते हैं मॉडरेट रेट रिएक्शन। मॉडरेट रेट रिएक्शन, टंग ट्विस्टर नहीं है ये, नाम है इसका मॉडरेट रेट रिएक्शन। मॉडरेट रेट रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन होती है? दीज आर द रिएक्शंस व्हिच आर नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो। द रिएक्शंस whose rate is neither very fast, सर लिखा नहीं स्लो रिएक्शन, अच्छा क्या कर रहा था तब तक? नोर वेरी स्लो, वेरी स्लो हो रहा है भाई, रिएक्शन स्लो नहीं है, तुम्हें स्लो नहीं होना। चल देख ले एक बार, दोबारा दिखा देता हूं, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा देख ले और फटाफट लिख ले इसको, चल लिख। इसमें लिखेगा भी क्या मेरे भाई? मॉडरेट रिएक्शंस जो ना तो बहुत तेज है ना ही बहुत स्लो है, ऐसी रिएक्शंस को हमें स्टडी करना है, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस को, इनके रेट को हमें स्टडी करना है, तो देयर रेट कैन बी स्टडीड। तो हम लिखेंगे देयरफॉर देयर रेट कैन बी स्टडीड, इनका रेट स्टडी किया जा सकता है। तो ऐसी रिएक्शंस कहलाती हैं क्या? मॉडरेट रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो लिखिएगा इट मीन्स द स्पीड विद विच अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। विद विच देख रहे हो ना सब, अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। कोई भी केमिकल रिएक्शन कितनी तेज हो रही है, कितनी धीरे हो रही है, उसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहलाता है, ठीक है जी। अब इसको आप केमिस्ट्री के हिसाब से कैसे डिफाइन करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है यहां से, तो लिखिएगा द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में बी डिफाइंड एज, ये एग्जाम में लिखने को आता है बच्चों आपको, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में बी, आज थोड़ा लिखने का ज्यादा हो रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी होना भी चाहिए। में बी डिफाइंड एज the change in molar concentration, the change in, हम यहाँ मोलर ले रहे हैं सर, नॉर्मल ले सकते हैं वो भी ले सकते हैं सर, हम मोलैलिटी ले सकते हैं, मोलर ले सकते हैं वो भी ले सकते हैं, बट जनरली हम मोलर लेते हैं। चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, ऑफ स्पीशीज, यहाँ पे स्पीशीज का मतलब हाथी घोड़े नहीं है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, ऑफ स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, ऑफ स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। उदिति समझ में आ रहा है? लिख रही है रिया, ओके वंश, पलक सिंह, पलक अग्रवाल। अब रिएक्शन में हमारे पास क्या क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है, हमारे पास रिएक्शन है आर गिव्स बी, तो एक है रिएक्टेंट और एक क्या है, ठीक है चंचल गुड, आदित्य, यशवी शर्मा है रिएक्टेंट और बी क्या है प्रोडक्ट। आर से हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, समझिएगा, तो हम बोलेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये जो हमने ऊपर रिएक्शन लिखी आर गिव्स बी, इसका रेट क्या होगा? ये बराबर हो जाएगा क्या? चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब रेट दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट पे और प्रोडक्ट पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट क्या होगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन
विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट क्या हो जाएगा जी? ध्यान से समझना क्या लिखने वाला हूं मैं। अब यहां पर एक चीज लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना। तो आर के केस में अगर हम बात करें तो आर के केस में विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट के केस में रेट क्या हो जाएगा? रेट चेंज की जगह लिखूंगा क्या मैं, एक मिनट सॉरी, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन। अब मैंने डिक्रीज क्यों लिखा? ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि जब रेट निकाल रहे हैं तो भैया रेट निकालते वक्त जो रिएक्टेंट है उसका तो कंसंट्रेशन कम ही होगा ना, इन रेट ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम। और अगर मैं कहता हूं रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो रेट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट तो बढ़ रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे? रेट क्या हो जाएगा? रेट इक्वल्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टाइम, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टाइम। अच्छा, अब इसके लिए सिंबल्स कैसे यूज करते हैं देखिएगा। यहां पर जो हम सिंबल यूज करेंगे भैया, इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे डेल्टा आर और ये स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताता था? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। और यहां पर लगा देंगे क्या? माइनस। माइनस क्या दर्शाता है? वेयर माइनस साइन इंडिकेट, अभी बता दूंगा, वैसे लिखवा दूंगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा पी, डेल्टा माने चेंज, ये डेल्टा हीट नहीं है, ये डेल्टा चेंज है, अपॉन डेल्टा टी। बोलिए भैया, बात समझ में आ गई? चलो अब यहां पर लिख लो नोट करके, नोट नेगेटिव साइन इंडिकेट द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। नेगेटिव साइन इंडिकेट द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। जो नेगेटिव साइन है वो कंसंट्रेशन कैसे डिक्रीज हो रही है इसको इंडिकेट करना है। ठीक है। अब अगली बात याद रखना, किसी भी रिएक्शन के अंदर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, अच्छा टी छोटा बड़ा कोई सा भी लिख दो, कई बार टी बड़ा लिख दूंगा तो घबराना मत, और ऑफ कोर्स माइनस का है, बराबर होगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम हो या ना हो बात की बात है, जितना हमारा आर कम हो रहा है उतना ही हमारा पी बढ़ रहा है, उसी रेट पे हमारा पी बढ़ रहा है। तो दूसरा नोट क्या लिखोगे? इन एनी रिएक्शन डेल्टा आर अपॉन टी विल बी इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, बस प्लस माइनस का बदल जाएगा। यहाँ माइनस साइन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, माइनस साइन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो डिक्रीज हो रहा है बस। अब बच्चों, मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पहले वो मैं ही करूंगा, आप बाद में देखना इसको क्या कर रहा हूं मैं। एक रिएक्शन है ये वाली, वो कहते हैं इसका रेट रिप्रेजेंटेशन करिए, इसका रेट लिखिए, कैसे लिखिए? तो ध्यान से देखिएगा इसका रेट कैसे लिखना है। माइनस डेल्टा ए अपॉन 2 डेल्टा टी प्लस नहीं आई एम सॉरी, इक्वल्स टू माइनस डेल्टा बी अपॉन 3 डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन 5 डेल्टा टी। यानी कि जो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं वो नीचे इस तरीके से आ जाते हैं। तो आपको जब रिएक्शन रेट लिखना होगा तो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट इस तरीके से नीचे आ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो लिखिएगा फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन मैंने आपको दी 2A + 3B गिव्स 5C, तो उसका रिप्रेजेंट करेंगे रेट, तो इस तरीके से वो रेट रिप्रेजेंट होगा। अब मान लीजिए अपनी कोई पुरानी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कौन सी पुरानी? क्या पुरानी रिएक्शन, राइट रेट एक्सप्रेशन फॉर हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। क्या होता है हेबर प्रोसेस? लिखो हेबर प्रोसेस का रेट। जल्दी लिखिएगा। अपॉन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H2 कंसंट्रेशन अपॉन 3 डेल्टा टी बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन 2 डेल्टा टी, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन 2 डेल्टा टी। ठीक है जी, ये रेट हो गया। अब इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं? एक आधा न्यूमेरिकल्स करते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा जी एक न्यूमेरिकल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद फ्लोरीन। अच्छा, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, अगर याद कर लो तो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद
फ्लोरीन FLUORINE यानी कि F2 टू फॉर्म नाइट्राइल फ्लोराइड। तुम कहोगे सर ये क्या है? नाइट्राइल FLUORID फ्लोराइड, नाइट्राइल फ्लोराइड होता है बच्चों NO2F NO2F नाइट्राइल फ्लोराइड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। चलो तुम्हें रिएक्शन भी दे दी उन लोगों ने, तुम्हारे मजे आ गए। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, वरना रिएक्शन खुद लिखनी पड़ती है। फिलहाल याद कर लो रिएक्शन 2NO2 प्लस F2 गिव्स 2NO2F। ये एक रिएक्शन है, ठीक है जी। इफ rate of disappearance of F2 is 0.01 मोल। अच्छा, एक चीज बीच में रोक के बता रहा हूं, जरा मुझे बताओगे किसी भी रिएक्शन का रेट की यूनिट क्या होगी? किसी भी रिएक्शन की रेट की यूनिट क्या होगी? अगर आपसे यूनिट की बात करें, व्हाट विल द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन? एनीवन? मोल पर सेकंड नहीं होगी, मोल पर लीटर पर सेकंड होगी बेटा। कंसंट्रेशन आ गई ना, तो यूनिट क्या हो जाती है? देखिएगा यहां पर लिख लीजिएगा अलग से, यूनिट ऑफ रेट क्या हो जाता है? मोल लीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन हो गई ना पूरी, सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। हाँ, या मोलर पर सेकंड बोल सकते हो, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स क्या है? कंसंट्रेशन। और सेकंड इनवर्स क्या है? अपॉन टाइम। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। देन कैलकुलेट रेट ऑफ disappearance of NO2 and appearance of NO2F करेगा। क्वेश्चन दिखने में आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो दिमाग लगाइएगा, हो जाएगा, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। इसे कैसे करना है, थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, तो समझते हैं कैसे करना है। अब आपको गिवन क्या है, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। आपको गिवन है डेल्टा F2 अपॉन डेल्टा T, किसके बराबर है? 0.01 के बराबर। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है, ऑफकोर्स माइनस का है तो माइनस से खास फर्क नहीं पड़ता। NO2 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, क्या निकालना है आपको? डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, ये आपको निकालना है, ठीक है मेरे भैया। अब अकॉर्डिंग टू रिएक्शन की बात की जाए, अगर रिएक्शन के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो हमें पता है क्या? हमें पता है डेल्टा F2 अपॉन डेल्टा T बराबर होगा डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T के इंटू 2। तो भैया अगर आपको केवल क्या निकालना था? आपको केवल ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो 2 ऊपर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? ये किसके बराबर होगा? 2 इंटू डेल्टा F2 अपॉन डेल्टा T। स्क्वायर ब्रैकेट अपने आप कर लेना इसको, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अभी मेरे पास, वेरी बिजी पर्सन। क्या आंसर आ गया? 2 इंटू 0.01 दैट इज 0.02 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और बस इसी तरीके से आप दूसरा आंसर भी निकाल लेंगे। बोले कोई दिक्कत? दुनिया में रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 तरह का होता है। कौन कौन से 2 तरह का होता है? एक होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। नाम से पता चल रहा होगा आपको। एवरेज का मतलब क्या है कि भाई लंबा रास्ता। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी को A टू B टू C टू D जाना था, तो उसने क्या करा? हमने कहा भाई एवरेज स्पीड निकाल दो। याद है एवरेज स्पीड निकालते थे? एवरेज स्पीड कैसे निकालते थे? मतलब निकालते हो, आई मीन टू से टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और मैं कहता हूं नहीं भैया, मुझे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ X पर, अपनी स्पीड बताइए, तो ये कहलाती थी इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो भी आपका मन हो फिजिक्स में निकालने का, तो ये इंस्टेंटेनियस कहलाता था। So there are 2 type of rate also for chemical reaction, the average rate and the instantaneous rate. तो आप हेडिंग डालेंगे एवरेज रेट। कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी लिखनी, डेफिनेशन आती है तो आपको लिखना पड़ता है। तो आज हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, और हम सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस कर रहे हैं। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि मैं पढ़ना क्या है। लिखिएगा एवरेज रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज द एवरेज रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन per unit time for a complete reaction। एक तरीके से it is the rate of
change in molar concentration per unit time for the reaction। जब पूरी रिएक्शन ही हो गई तो हमने एवरेज निकाल लिया, for the reaction पूरी रिएक्शन निपट गई, एवरेज निकाल लिया। ठीक है, एवरेज रेट के लिए हम जनरली क्या करते हैं, एवरेज रेट के लिए हम डेल्टा ही रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी माइनस का लगा दिया, या आर इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लगा दिया। तो ये हो गई विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ये हो गई विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो हम डेल्टा लगा लेते हैं। अब मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना है, बहुत कम टाइम के लिए, बहुत कम समय के लिए, बहुत इंस्टेंट टाइप पॉइंट के लिए निकालना है, तो हम डेल्टा की जगह क्या यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस में हम डेल्टा की जगह क्या यूज करते हैं, डी यूज करते हैं। बस इतनी सी बात आपको बतानी थी, तो यही आपने समझना था। बस लिखिएगा इंस्टेंटेनियस रेट, तो इट इज द रेट of any reaction at particular instant of time or for very short period of time। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम पीरियड के लिए, बहुत छोटे पीरियड के लिए जब हम किसी रिएक्शन के रेट के बारे में बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, तो हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना इसको मैं कर क्या रहा हूं बेसिकली यहाँ पर। R gives P, तो वैसे तो डेफिनेशन आती नहीं एग्जाम में, लेकिन अगर आती है तो आपको इस तरीके से लिख कर आना पड़ेगा, थोड़ा मैथ्स लगेगा इसमें। इसमें आप लिमिट लगाओगे, लिमिट लगेगी क्या, लिमिट लगेगी डेल्टा टी से 0, और फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पर, लिमिट लगाकर, क्योंकि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ऑफकोर्स माइनस का होने वाला है, विल बी इक्वल्स टू माइनस डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी। तो हमें केवल ये चाहिए, ये लिखना ना लिखना आपकी मर्जी है, मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया आपको डी आर अपॉन डी टी लिखना है, नहीं। ऐसे ही अगर हम बात करें प्रोडक्ट के केस में, तो हम क्या बोलेंगे, हमने लिमिट लगाई डेल्टा टी से 0, और फिर हमने क्या लिखा, हमने लिखा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ऑफकोर्स पॉजिटिव का आना ये, तो डी पी अपॉन डी टी, डी पी अपॉन डी टी। जनरली हम डी लगाते हैं जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो एवरेज रेट नहीं निकालते, हम इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में ज्यादा बात करते हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, उसी को हम आगे पढ़ेंगे। तो कल से मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे और इसके आगे हम इसके टॉपिक्स को पढ़ेंगे और क्या क्या इसके अंदर हमें पढ़ना है। हम ये पढ़ेंगे रेट किस पे डिपेंड करता है, नेक्स्ट लेक्चर में कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। मैंने कहा था ना आपके हर चैप्टर में आएगा डिपेंडेंस, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग द सॉलिड क्रिस्टल वगैरह वगैरह। वो जो फैक्टर अफेक्टिंग आने हैं वो आपको समझ रहे हैं, यहाँ पर भी आपको रेट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा ये समझना। तो कल से इस टॉपिक को शुरू करेंगे।